इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार साथियों, आज दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। पर उससे पहले मैं आप सबको नववर्ष की, आपके परिवार को, आपके सब दर्शकों और पाठकों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नया वर्ष आपके लिए नई खुशी, सुख और समृद्धि और अच्छी सेहत लेकर आए। और ओमिक्रॉन वायरस के चारों ओर फैलाव के इस वक्त में मैं आपकी अच्छी सेहत की भी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आज हम दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल महोदय सत्यपाल मलिक जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बातचीत हुई, जिसका खुलासा सामने आया है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री के अहंकार का, प्रधानमंत्री की किसान विरोधी मानसिकता का, प्रधानमंत्री की किसान और अन्नदाता विरोधी सोच का इससे बड़ा जीता जागता ज्वलंत सबूत कोई नहीं हो सकता। मोदी जी को अब सामने आकर बताना चाहिए कि क्या उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को देश के अन्नदाता किसान को अपमानित करते हुए अहंकारी तरीके से यहां तक कह डाला कि अगर किसान मरे हैं तो क्या यह भाजपा या मोदी के लिए मरे हैं। देश के अन्नदाता किसान दिल्ली की सीमा पर न्याय की गुहार लगाते हुए दम तोड़ रहे थे और मोदी जी चंद पूंजीपतियों की दुकान चलाने की बिसात बिछा रहे थे। आदरणीय मोदी जी, ऐसा अहंकार, ऐसी किसान विरोधी सोच और ऐसा किसान विरोधी रवैया जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का सामने आया है, यह शायद इस देश के 75 वर्ष के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का नहीं आया। हमारी यह मांग है इस देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं की ओर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों सामने आकर देश के अन्नदाता किसानों से माफी मांगे बगैर शर्त और यह बताएं कि किस तारीख तक जो हमारे 700 किसान शहीद हुए उनके परिवारजनों को मुआवजा, परिवारजनों को एक एक सरकारी नौकरी, जो झूठे मुकदमे उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक दर्ज हुए हैं उनकी वापसी, और एमएसपी की कमेटी का जो वादा किया था जिसका गठन भी नहीं हुआ, वो एमएसपी की कमेटी का गठन कब तक होकर कितने दिनों में वो रिपोर्ट सामने आएगी ताकि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक गारंटी शुदा आर्किटेक्चर मिल सके। हमारी ये मांग है कि कमेटी अगले 24 घंटे में पूर्णतः गठन हो और 30 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आए। दुर्भाग्य है देश का कि जब देश के प्रधानमंत्री ही इस प्रकार का असंवेदनशील, इस प्रकार का किसान विरोधी मानसिकता का परिचय देंगे और पूंजीपतियों के नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे, खेत और खलिहान को बेचने के लिए षड्यंत्र में शामिल मिलेंगे, जैसा गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है, तो इस देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा कौन करेगा। और मोदी जी, वो 500 किसान आपके लिए नहीं मरे, वो ना भाजपा के लिए मरे, वो किसान जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, वो दी देश की खाद्य सुरक्षा के लिए। उन्होंने जीवन की आहुति दी देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए। उन्होंने जीवन की आहुति दी न्याय और अधिकार के लिए। और अगर कोई प्रधानमंत्री इसका अपमान करेगा तो वो पाप का भागीदार भी होगा और उन्हें फौरन बगैर देरी के माफी मांगनी चाहिए। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया, एक और सामने आया है। हमारा यह कहना है और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि मोदी सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार देश की अखंडता से, संप्रभुता से खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार एक ऐसे नेतृत्व से
ग्रस्त है, जो नेतृत्व कमजोर है। हां, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। हमने देखा किस प्रकार से नए साल में गलवान घाटी के अंदर चीन ने दुस्साहस कर दिया कि वहां पर चीन का झंडा फहराया जाएगा, वहां पर यह चीनी भाषा में लिखा जाएगा कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे। क्या यह सही नहीं कि अगर गलवान घाटी पर कोई झंडा फहराया जाएगा और फहराया जाना चाहिए तो भारत माता का तिरंगा है और कोई नहीं। चीन ने दुस्साहस से डेप्सांग प्लेन्स में वाई जंक्शन तक कब्जा कर रखा है। चीन ने दुस्साहस से भारत की सरजमी पर गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में कब्जा कर रखा है। चीन ने दुस्साहस से अरुणाचल में हमारी सरजमी पर एक गांव बसा रखा है। और चीन ने यह दुस्साहस भी किया कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के हमारे देश के हिस्सों के नाम बदल दिए। और अब यह दुस्साहस भी कि गलवान घाटी पर वहां पर वो चीन का झंडा फहराएंगे। देश के प्रधानमंत्री कहां गुम हैं? मोदी जी, आप मौन क्यों हैं? आप चीन का शब्द कहने से डरते क्यों हैं? चीन से घबराते क्यों हैं? चीन ने जो भारत की सरजमी पर कब्जा कर रखा है, वो कब्जा कब छुड़वाएंगे और चीन को लाल आंख दिखाकर कब जवाब देंगे? चीन की आंख में आंख डालकर कब बात करेंगे? देश ये जानना चाहता है। देश को राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली मोदी सरकार नहीं चाहिए। देश की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज करने वाली सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो भारत मां की सरजमीन से चीन के कब्जे को खदेड़ कर दिखाइए। और मोदी जी, आज देश की यह मांग है 140 करोड़ देशवासियों की कि सामने आइए, जवाब दीजिए और लाल आंख दिखाकर और आंख में आंख डालकर चीन के इस दुस्साहस का कठोर और कड़ा जवाब दीजिए और उनको भारत की सरजमी से खदेड़ कर दिखाइए। यही राष्ट्र नीति है और यही देश नीति भी है। बहुत संक्षिप्त में मैं अंग्रेजी में इन दोनों विषयों पर आपसे कहना चाहूंगा। The entire nation was stunned and shocked with the text of conversation between BJP appointed Governor Shri Satyapal Malik and Prime Minister Shri Narendra Modi on the farmers' agitation. The real face of Prime Minister Modi, the anti-farmer face of Prime Minister Modi, the insensitive face of Prime Minister Modi, the face of Bharatiya Janata Party and Modi government, which actually truly only works for crony captives' friends and to the peril and prejudice of India's 62 crore farmers and farm laborers, now stands exposed. Never in the history of this country has a Prime Minister dared to say about India's toiling farmers and farm laborers, so what? If 500 farmers have died, they have not died for Modi or BJP. Mr. Prime Minister, is this the language that the person holding the highest public office and elected by the farmers and farm laborers uses for them? Those farmers didn't die for BJP. They did not die for Prime Minister Modi. They died to protect the food security of this country. They died so that justice could be done with 62 crore farmers and farm laborers. And to dishonor their memory by none less than the Prime Minister himself is actually most regrettable and condemnable. If Governor Satyapal Malik is lying, please sack Governor Satyapal Malik today and register an FIR against him. And if he is not lying, then Prime Minister Modi must come forward. Amit Shah ji must come forward and apologize to India's toiling farmers and farm laborers. Otherwise, they will never pardon you. Neither will the 700 farmers, neither will their soul who have sacrificed themselves, nor will the 62 crore farmers will pardon you. And Mr. Modi, we demand that today, please come forward
and announce compensation for next of kin of each one of the 700 farmers. Announce a government job of Government of India for them. Also, announce withdrawal of every single criminal case registered falsely from Uttar Pradesh to Haryana, and announce constitution of the committee to decide on the compulsory MSP architecture, and ensure that the committee is constituted not only within 24 hours, but it delivers a report within next 30 days, so that farmers of India know what is the possibility or what is the way forward about grant of minimum support price for their produce to them. This is least that is expected of the Prime Minister. You can no longer remain quiet, Mr. Prime Minister. You can no longer remain mum. Otherwise, it would be proven that Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and his government only works for handful of crony capitalists and actually is arrogant and insensitive and intemperate vis-a-vis the demands of the toiling farmers and farm laborers of this country, and they will then not pardon you. There is a second important issue, my friends, and that issue relates to national security and territorial integrity of India. With a sense of responsibility, I must say today, Modi government has compromised national security. With a sense of pain, I must say that Modi government has compromised India's territorial integrity. With a sense of dismay, I must say that we have a weak-kneed Prime Minister in Prime Minister Narendra Modi. Why are you not rising up to the gauntlet that China throws at us, Delhi? Mr. Prime Minister, the entire country and the world saw as to how the Chinese unfurled the Chinese flag in Galwan Valley and wrote in Chinese language that they will not give an inch of land back. How dare China? How dare China raise the Chinese flag over Galwan Valley where only the Indian tricolor can be flown, unfurled, proudly? How dare China continue to occupy Indian territory in Depsang Plains up to Y Junction and our Prime Minister remains mum? How dare China continue to illegally occupy Indian territory in Gogra Hot Springs and our government doesn't utter a word? How dare China occupy and set up a village in our territory in Arunachal Pradesh and we remain quiet about it? How dare China dare to rename 26-27 places in the state of Arunachal Pradesh, which is an integral part of our motherland India? And why is Prime Minister mum? Why is Prime Minister quiet and silent? Why is Defence Minister not uttering a word? It is the bounden duty of our government and Prime Minister Shri Narendra Modi to ensure that Chinese transgression into India's territory is defeated decisively. To use your own words, Mr. Prime Minister, please show red eyes to China. Please look into their eyes and ensure that the Chinese transgression are decisively defeated. The constitutional duty, the moral duty, the legal duty, the ethical duty is upon you. So do not be scared. Please show to the world that India can not only defend itself, we can throw out those who dare to occupy our territory. That is Rajgharma. Any questions, you are welcome to ask. सतपाल मलिक को लेकर सवाल है, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ न तो उनकी सरकार में कोई बोलता है न पार्टी में कोई प्रमुख बोलता है। पहली बार कोई शख्स उनके खिलाफ बोल रहा है, वो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ। इसको किस तरह से लेते हैं, आपका क्या इशारा है? आदरणीय मित्र, सच्चाई बयान कर रहे हैं मोदी जी के खुद के राज्यपाल। जैसा मैंने कहा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी अगर ये सामने आकर कह रहे हैं कि मोदी अहंकारी हैं, मोदी जी ने ये कहा कि 500 किसान मरे तो मरे, क्या वो बीजेपी या मोदी के लिए मरे हैं? अगर
मोदी जी ने अपने ही राज्यपाल को यह कहा कि किसानों की मांग को वो मानने को तैयार नहीं। अगर मोदी जी ने अपने ही गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को यह कहा कि वो किसानों की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील ही नहीं, तो क्या यह नहीं दिखाता कि देश के प्रधानमंत्री का चेहरा ही किसान विरोधी है, उनकी सोच और मानसिकता ही किसान विरोधी है, उनका रास्ता ही किसान विरोधी है। क्योंकि मोदी सरकार सिक्कों की खनकों में अंधे होकर चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं के लिए नहीं। इसीलिए मैंने कहा, हम चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार को, अगर गवर्नर सत्यपाल मलिक गलत कह रहे हैं तो उन्हें बर्खास्त करिए, और अगर वो सही कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, खेत मजदूर विरोधी चेहरा देश के सामने है। प्रधानमंत्री को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। इसी का एक दूसरा पहलू भी है जिसमें अमित शाह के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने पीएम के लिए क्या कुछ पहलू के बारे में ये जो सत्यपाल मलिक जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और सत्यपाल मलिक जी और अमित शाह जी की बातचीत जो सार्वजनिक तौर पर उन्होंने आकर बताई है, वो ये दिखाता है कि ये सरकार किस प्रकार से तानाशाही तरीके से सिक्कों की खनक में अंधी होकर कुछ चुने हुए उद्योगपतियों की दासी बनकर काम कर रही है। देश के लिए नहीं, चंद उद्योगपतियों के लिए ये सरकार है, उन्हीं के द्वारा निर्मित सरकार है और उन्हीं के लिए काम कर रही है, और देशवासियों का खून चूसने वाली सरकार है। जिस प्रकार का विरोधाभास एक राज्यपाल, एक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के अंदर भी नजर आया, जिस प्रकार का अहंकार और जिस प्रकार की अपमानजनक शब्दावली देश के अन्नदाता के लिए सामने आई, ये दर्शाता है कि अब इस सरकार को चलता करने के अलावा और प्रधानमंत्री को उनकी गद्दी पर शायद अब बने रहने का अधिकार नहीं रहा। इस सरकार को चलता करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। इसका जवाब भी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह को देना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल जिनकी नियुक्ति खुद नरेंद्र मोदी जी ने की और जो सीधे अमित शाह जी को रिपोर्ट करते हैं, यह बात उन्होंने कही है। अगर देश के गृह मंत्री ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री की अकल मारी गई है, तो क्या यह नहीं बताता कि इस देश की सरकार में कितना विरोधाभास भी है और क्या कुछ गलत है। अगर देश के गृह मंत्री को ही देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं और राज्यपाल के सामने दोनों देश के अन्नदाताओं को जिस प्रकार की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यह दर्शाता है कि यह सरकार संविधान निर्मित सरकार तो कागज पर हो सकती है, पर यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं, पूंजीपतियों के सिक्के की खनक के मुताबिक चलाई जा रही है। Any other question? You welcome to ask. Yes. योगी जी ने अमेठी में बोला है कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। एक गलवान पे एक सवाल है। जी, आप पहले गलवान पे मैं ले लूं, फिर उधर आ जाऊंगा, so that these issues are over. आपने अभी गलवान में जो झंडा फहराया गया जिसका एक रिपोर्ट है, उसके बात इनसे ज्यादा आगे बढ़ गई लगती है। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट ये आ रही है कि पैंगोंग पे चीन अपनी तरफ की सही लेकिन एक ब्रिज बना रहा है, इस पे कांग्रेस पार्टी क्या? याद करिए, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि कोई हमारे देश के अंदर घुसा ही नहीं। फिर अक्टूबर तक 13 राउंड्स की वार्ता किस लिए कर रहे थे, और जब पैंगोंग सो लेक के ऊपर हमारी सरजमी पर कब्जा कर लिया गया, तो दुर्भाग्य से हमारी सरकार ने हमारी जमीन के अंदर ही बफर जोन बना दिया, और हमने इसको एक नहीं अनेकों बार उठाया और कहा कि हम अपनी LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जो है, उसको खुद पीछे कर रहे हैं। पर इसके बावजूद भी बाकी जगह से चीन का कब्जा नहीं हटा, और जिस प्रकार से समझौते के विरुद्ध अब चीन उस नो गो जोन के अंदर निर्माण कर रहा है,
ये चीन एक और दुस्साहस कर रहा है और प्रवोक कर रहा है भारत की सेना को भी और भारत की सरकार को भी। पर भारत की सरकार चुप क्यों है? मोदी जी चीन से डरते क्यों हैं? मोदी जी चीन का नाम लेने से घबराते क्यों हैं? मोदी सरकार थर-थर कांपती क्यों है? मोदी सरकार भारत की रक्षा करने में फेल क्यों है? मोदी सरकार हमारी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारी सीमाओं की रक्षा करने में विफल क्यों साबित हुई है? कभी गलवान वैली, कभी डेप्सांग प्लेन, कभी डेमचौक, कभी गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी चिकन नेक तक हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए दिन वो दुस्साहस करते हैं। कभी वो आकर उत्तराखंड में हमारा पुल तोड़ जाते हैं। इस दुस्साहस का जवाब कब देंगे? या फिर ये सरकार चीन से लड़ने में असक्षम है और भारत की रक्षा करने में असक्षम है, तो सामने आइए और बताइए कि आप भारत की रक्षा नहीं कर सकते और गद्दी छोड़ दीजिए। मैम, यू वेलकम टू अस। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी में उन्होंने रैली में कहा कि राहुल गांधी जो है वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। राहुल गांधी खुद को हिंदू कह भी नहीं सकते। कांग्रेस के पूर्वज कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, राहुल खुद को हिंदू नहीं कह सकते। राहुल केरल जाकर अमेठी के खिलाफ बोलते हैं, हम तो कहते हैं गर्व से कि हम हिंदू हैं। सर, एक बात उसमें ऐड और है कि अमेठी में प्लीज लोग अपनी बकौती समझते थे, ये कहना योगी का इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया। सच्चाई यह है साथियों कि आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल योगी हैं। मैं उन्हें राजनीतिक योगी भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो योग का अपमान होगा। वो उस भगवे का अपमान कर रहे हैं जो भगवा हमारे साधु संत धारण करते आए हैं। केसरिया रंग जो पहला रंग है हमारे देश के झंडे का, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री उसका भी अपमान कर रहे हैं। एक कहावत है पुरानी उत्तरी भारत की कि जब कुछ नहीं आए, उसका सारांश यह है कि जब कुछ ना आए तो उल जलूल बातें करके लोगों का ध्यान भटकाओ। आदित्यनाथ ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किया क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा अपराध प्रदेश उन्होंने बना दिया। आदित्यनाथ ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां दी, कितने नए पुल बनाए, कितनी नई सड़कें बनाई, कितने उन्होंने नए तरक्की के अस्पताल बनाए, कितने नए स्कूल या कॉलेजेस या विश्वविद्यालय बनाए, क्योंकि उनको वो बताने को नहीं। इसलिए वो हिंदू और मुसलमान के आधार पर विभाजन कर एक बार फिर अपनी चुनावी गोटियां फिट करने में लगे हैं। आदित्यनाथ जी, अगर आपको उस भगवे के आचरण की रत्ती भर भी ज्ञान होता तो आप ये बता सकते और समझ सकते और आत्मसात कर पाते कि हिंदू वो है जो प्रेम का आचरण करता है, हिंदू वो है जो सहनशीलता है, हिंदू अपनत्व है, हिंदू अपनापन है, हिंदू भाईचारा है, हिंदू सदाचार है। इसीलिए हिंदू धर्म सनातन है। हिंदू धर्म तो वो है जो दूसरे धर्मों का भी आदर करता है। हिंदू धर्म नफरत नहीं फैलाता। वो आदित्यनाथ जी का आचरण तो हो सकता है, पर यह कहकर ना भगवे का अपमान करिए, ना इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का। धन्यवाद। I was wondering why no one is asking. Yes. Their photos are being used without their consent. Those photos are then auctioned, and then there are deals sent to people that this girl or this lady is your deal of the day. There have been complaints in the past as well, but there is no action as yet. This time round, Delhi police says some action will be taken, but then again, only words are coming in. All you say. BJP government has abdicated its constitutional and legal responsibility in acting against those lumpen elements and criminals
who are trying to tarnish the modesty of women. Can India's women be divided now or looked at from the prism of their religion or caste or region or color of their skin or the kind of clothes they wear? But that is exactly what is happening. Whether it is Muslim women or Hindu women or Sikh women or Christian women, women of this country are being targeted and their reputations surreptitiously tarnished by a section of people who have latent or patent support of those sitting in the citadels of power. But they forget that Nari abla nahi, women are not weak, women are India's power. And women define the course of history of this country, be it in the past, be it today, or they will decide it in future. And the day India's women rise in unison, those sitting in the citadels of power, as also those who are targeting them like petty criminals hiding behind various type of social media walls, will all be accounted for. So Mr. Prime Minister and Mr. Home Minister and various chief ministers who are directly or indirectly aiding and abetting these criminals by not acting against them, you must know that women of this country will no longer be persecuted and prosecuted or be typified. For that's a classical BJP mindset. And may I remind you, friends, we have Chief Minister of India's biggest state, Adityanath, about whom we were just speaking, who says women should not go out of their house unescorted unless and until accompanied by a man. That's a very Talibani attitude towards rights and liberties of women in this country. Another Chief Minister of BJP, Shri Manohar Lal Khattar, had infamously said, if women want freedom, they should walk around naked. So does he mean the same thing for men also? That's the mindset that the BJP typifies and classically depicts. That mindset has percolated down into systematic and designed violence against women. Today it is a couple of Muslim women, including some journalist friends. Tomorrow it will be some Christian women. Day after it will be some Hindu women. And this persecution and hounding against scheduled caste, scheduled tribes, minorities, poor women, they continue. But it will no longer be accepted. And time for the Home Minister of India, Shri Amit Shah, to abide by the oath of the Constitution that he took and act decisively against those criminals. Otherwise, it will be known that there is latent support of Modi government to such lumpen elements. Thank you. आदरणीय मित्र, इस देश में महिलाओं की अस्मत पर, उनके स्वाभिमान पर, उनकी स्वावलंबिता पर हमला बोला जा रहा है। क्या आप इस देश की महिलाओं को अब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद या रंग के आधार पर बांट सकते हैं? जवाब नहीं में है। महिला, इस हिंदुस्तान की महिला अबला नहीं, हिंदुस्तान की महिला शक्ति है। वो देश की आधी शक्ति नहीं। उस हिंदुस्तान की महिलाओं ने हमेशा देश का इतिहास लिखा है, आज लिख रही हैं और भविष्य लिखेंगी। देश की महिलाओं को अबला या कमजोर मानने वाले लोग या उनके खिलाफ मुसलमान या हिंदू या ईसाई मानकर अपराध करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण है। यह उस महिला विरोधी भाजपा और आरएसएस की मानसिकता को दर्शाता है जो उनके मुख्यमंत्री कई बार बोल चुके। आदित्यनाथ जी ने तो यह तक कह दिया था कि महिलाओं को
अगर घर से बाहर निकलना है तो पुरुष के संरक्षण या सानिध्य में ही बाहर जाना चाहिए। शायद तालिबान भी इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं और शायद आज भी कर रहे हैं। एक और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने तो यह भी कह दिया था कि अगर महिलाओं को स्वतंत्रता चाहिए तो उन्हें निर्वस्त्र होकर घर से बाहर जाना चाहिए। जब चुने हुए प्रतिनिधि सबसे बड़े प्रदेशों के बीजेपी के मुख्यमंत्री इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक तौर से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि वो सारी मानसिकता फिर नीचे तक जाएगी और उन लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर से सरकार में बैठे सफेद पोशों का संरक्षण मिलेगा। पर जान लें, श्री अमित शाह जिनकी संवैधानिक कर्तव्य है कि वो ऐसे अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करें, या तो कार्रवाई करिए वरना यह साबित हो जाएगा कि इस देश की महिलाओं को आप प्रताड़ित करने वाले लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण दे रहे हैं। धन्यवाद।